ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पल्स की। त्राल और शोपिया मुठभेड़ को लेकर आज यहां क्विटर फोर्स अवंतीपुरा में सेना और पुलिस और सीआरपीएफ की ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि त्राल और शोपिया मुठभेड़ सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कार्रवाई है और कामयाबी भी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपनाई गई रणनीति के तहत 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और आतंकवादियों ने, आप देखिए किस तरह से मोर्चा संभाला था, लेकिन मौत के घाट उतार दिया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन दिनों दोनों मुठभेड़ों में 2 आतंकी तंजीमों को बेहद नुकसान पहुंचा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां विक्टर फोर्स के ही मेजर जनरल धनंजय जोशी, कश्मीर के आईजी विजय कुमार, सीआरपीएफ के आईजी मितेश जैन और उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटो हलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है। तो जो पार्टीज वहां पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहां पर 13 की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी, तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट है उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ, और काफी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, तो रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहां पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहां से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया, और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हो उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। सीआरपीएफ वो कमांडर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने यहां विदेश मंत्री के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ और सिर्फ यहां आतंकवाद और पीओजे पर होगी। चुग का कहना है कि ये नया भारत है जिसने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा कर दिया। आतंक का यहां समूल नाश भारत की वचनबद्धता में है, जिसने सैन्य और सारे यहां कूटनीतिक मोर्चे पर ही पाकिस्तान को परास्त कर रख दिया है। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर लेकर के ही बात। किसी भी तरह की तथाकथित मध्यस्थता न सरकार की है ना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टैंड स्पष्ट है। भारत की बात होगी तो पीओजे पर होगी या आतंक के समूल नाश पर होगी। ये नया भारत है जिसने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नंगा किया है। और ये आतंक का समूल नाश हमारी वचनबद्धता है। और ये भारत कह रहा है आतंक रुकेगा तभी पानी बहेगा, खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा।
संघर्ष विराम की गुहार पाकिस्तान ने तब लगाई जब भारत ने उसके आतंकी ठिकानों को, उनके एयर बेसिस को राख कर दिया। अब पूरी दुनिया को पता है कि सच्ची ताकत किसके पास है। भारत ने ना सिर्फ सैन्य विजय पाई है बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान को परास्त किया है। और ये मोदी युग है, और ये मोदी युग की निर्णायक विदेश नीति का परिणाम है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ही महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुलाम मीर ने ही यहाँ ये गुलाम अहमद मीर हैं और उनके एस्कॉर्ट की जो गाड़ी है आज हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा रामबन जिले के ही पीड़ा इलाके में तब पेश आया जब गुलाम अहमद मीर के काफिले में शामिल गाड़ी और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में बैठे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रामबन में ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में हालांकि गुलाम अहमद मीर बाल बच गए, उन्हें खरोंच तक नहीं आई और घायल पुलिसकर्मियों को पहचान के रूप में अगर देखा जाए तो इनकी पहचान संजय निवासी कठुआ, अब्दुल रहमान निवासी गांदरबल के रूप में हुई है। इनमें से अब्दुल रहमान को सिर में चोट आई है, जिनका रामबन में प्राथमिक उपचार करने के बाद जम्मू के जीएमसी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। ये हमारे पास कोई 9:30 बजे के आसपास 2 पेशेंट आए, स्कूटी पर्सन थे। ये आरटीए के केस थे। एक मिस्टर संजय है, कठुआ के रहने वाले हैं, और एक अब्दुल रहमान है, ये गांदरबल के रहने वाले हैं। तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक तो फ्रैक्चर रिस्ट था उनका और मैंडिबल फ्रैक्चर बोन था। उसके बाद दूसरा जो था अब्दुल रहमान, ये हेड इंजरी ट्रॉमा इसको हुआ था, हेमाटोमा बना हुआ है। तो ट्रीटमेंट इनको दी गई है, इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं, स्टेबल हैं और अभी ऑब्जर्वेशन में है। सुबह 9 बजे के करीब पीड़ा के मकाम पे, डलवास के मकाम पे बेसिकली ये एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जीए मीर साहब जो एमएलए डूरू है वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और उनके साथ में एक बोलेरो गाड़ी सिक्योरिटी जम्मू की एस्कॉर्ट कर रही थी। उस एस्कॉर्ट गाड़ी का और एक अपोजिट डायरेक्शन में श्रीनगर से जम्मू ट्रक जा रहा था, उनकी आपस में आमने सामने टक्कर हो गई। उस टक्कर के सिलसिले में उस एस्कॉर्ट गाड़ी में बैठे हुए एस्कॉर्ट में से 2 जवान जो हैं इंजर्ड हुए हैं। इन दोनों को हमने शिफ्ट किया था रामबन में। यहाँ पे फर्स्ट एड और बाकी ट्रीटमेंट उनको दिया है। कंडीशन वैसे तो स्टेबल है, लेकिन उनमें से एक जवान को हेड इंजरी थी, इसलिए उनको हमने शिफ्ट किया है जम्मू फॉर एडवांस ट्रीटमेंट। इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई की गई है, एफआईआर रजिस्टर हुई है और बाकी लीगल एक्शन उसमें इनिशिएट हो गया। तो पाकिस्तान को चारों खाने चित करने में जहां देश में ये सशस्त्र बल कोई कसर नहीं छोड़ रही, वहीं भविष्य की कुछ संभावनाओं के मद्देनजर आपातकालीन हालात में पूर्व सैनिकों की मदद करने के लिए सरकार ने मुहिम छेड़ दी है। इसी कड़ी में राजौरी में एसडीआरएफ ने आज एक शिविर लगाकर पूर्व सैनिकों को ऐसे हालात में आम लोगों की कीमती जानों को बचाने के तौर तरीके बताए। पूर्व सैनिकों को बताया गया कि अगर भविष्य में पाकिस्तान फिर अपनी औकात पर उतर आकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है तो आम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और दिल के मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। हिंद पाक में बढ़ती कशीदगी और कशीदगी के बाद शेलिंग का सिलसिला और शेलिंग के बाद लोगों की जानें कहीं गई और कई इलाके इसमें बुरी तरह मुतासर हुए। मगर आज राजौरी के अंदर ज़िला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के अंदर साबका फौजियों को तरबियत दी गई है कि अगर इस तरह का डिज़ास्टर या कोई और मुश्किलें लोगों को आती हैं उनकी खिदमत किस तरह की जाए। एसडीआरएफ की तरफ से ट्रेनिंग भी आज आपको दी गई है। ट्रेनिंग के साथ साथ एक चीज़ मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, आप साबका फौजी हैं, जिस तरह के हालात आज बने हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है क्या साबका फौजी भी खड़े हैं सेना के साथ? मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर कैसी भी स्थिति हो, हाड़ हो, बाढ़ हो या किसी भी देश का हमारी सीमा के ऊपर हमें एक्स-सर्विसमैनों को जाने की ज़रूरत पड़े तो हम खुशी से जाएंगे और सबसे आगे जाएंगे। हम लोग तो ऑलरेडी ट्रेनिंग शुदा लोग हैं और जो अभी हमारे सेना के अंदर जवान सर्विस कर रहे हैं, इन सर्विस हैं, वो भी ताकि हमें देखकर उनका भी हौसला बढ़े और वो भी आगे बढ़े। इंशाअल्लाह हम देश के अंदर कोई भी किसी भी किस्म के हालात हों उससे निपटने के लिए तैयार हैं और एक्स-सर्विसमैन ऑलरेडी ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। आज जो ट्रेनिंग दी है इसके हवाले से किस तरह की ट्रेनिंग थी आपकी?
आज की जो ये ट्रेनिंग थी एसडीआरएफ के साथ मिलके हमारी ट्रेनिंग थी कि अगर कहीं पाकिस्तान के गोलाबारी से या किसी और वजह से जो लोग हमारे जख्मी हो जाते हैं या कोई किसी को हार्ट की परेशानी हो जाती है, उनको रिवाइज कैसे किया जाता है या उनको फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, आज वो हमारी ट्रेनिंग थी। अलबत्ता कहीं ना कहीं जो हम 20 साल 25 साल पहले रिटायर आए हुए हैं, जो हमारी माइंड से चीज़ें डिलीट हो चुकी थी और दोबारा फीड हो चुकी हैं और दोबारा एक्स हाउसमैन जो हैं वो जंग के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि साबका फौजी इस वक्त पूरी तरह तैयार है। हालांकि एसडीआरएफ की तरफ से आज इनको यहाँ सैनिक भवन के अंदर एक ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें डिज़ास्टर के दौरान यानी कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो लोगों को किस तरह महफूज मकामात तक पहुंचाया जाए, किस तरह उनको ज़ख्मी हालात में बचाया जाए। इस तरबियत के साथ ये साबका फ़ौजी, ये वो फ़ौजी हैं जो इस वक्त भी तैयार हैं और जिनका ये कहना कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी अपनी जानें देने के लिए सरहद पर लड़ने के लिए तैयार हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। थाना मंडी में भी आज सिविल डिफेंस ने एक शिविर लगाकर यहां म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों के अलावा आम लोगों को ट्रेनिंग दी। इस शिविर का आयोजन सिविल डिफेंस की डीएसपी जाबिन लोन की देखरेख में यहां किया गया था, जिसमें लोगों को बताया गया कि आपात हालात में यहां किस तरह से लोगों की जिंदगियां बचाने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। यहाँ की डिप्टी कंट्रोलर है राजौरी से डीएसपी साहिबा तशरीफ लाई, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आई और जितने भी यहाँ सिविल लोग आए उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे हमें बेहतरीन तरीके से एक ट्रेनिंग दी है, जिससे हम इस वक्त की जो हालात या सिचुएशन चल रही है उससे कैसे निपटा जा सकता है या आवाम को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। डीसी साहब राजौरी की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि हमें इन हालात में राजौरी डिस्ट्रिक्ट के हर गांव, हर कस्बा, हर वार्ड में जाके पहुंचना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि जो हालात आज हमारे इस जंगी हालात जो बने हैं इनमें कैसे अपना बचाव किया जा सकता है, अपनी हिफाजत कैसे की जा सकती है, अपने बाकी साथियों की, घर वालों की कैसे हम हिफाजत करेंगे और इन हालात से कैसे हम बाहर निकलेंगे। तो उनके लिए हमने हर जगह जाके ये ट्रेनिंग जो है इन लोगों को हम दे रहे हैं। ये वार्ड वाइज भी है, कस्बों में भी है, गाँव में। तो इसमें डीसी साहब के जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी जगह जो है वो इस ट्रेनिंग के बगैर जो लोग हैं वो नहीं रहने चाहिए। हर जगह ये अपना हमने पहुंचाना अपना काम। तो उसके लिए आज हम थाना मंडी में आए थे। यहाँ हमारे बशीर शाह साहब जो है ये हमारे डिविजनल वार्डन हैं सिविल डिफेंस के, हमारे वकार साहब हैं, ये भी हमारे वार्डन हैं सिविल डिफेंस के। तो इन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा था। इन्होंने कहा कि हमारे लोगों को जो है यहाँ पे वो थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए। हमारे लड़के जो है ट्रेंड वो आए इंस्ट्रक्टर्स, उन्होंने सबको ये ट्रेनिंग दी है। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से रामनगर में अंतर विद्यालय यू जोन स्तर की खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है और जिसकी आज शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता में 1000 से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलों के प्रति उत्साहित करना और उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखना है। ये पहल जिला युवा सेवा और खेल विभाग की ओर से छात्रों के संपूर्ण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में खेल भावना, अनुशासन को बढ़ावा देता है। बैठ जाओ, इसके बाद मैच आपका ये हमारा इंटर स्कूल जोनल लेवल जो हर साल हमारा डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से ये कैलेंडर एक्टिविटी में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं लगभग जितने भी रामनगर जोन के हमारे मिडिल हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, सभी ने यहाँ पे अपने गर्ल्स बॉयज बच्चों ने पार्टिसिपेशन की है। कम से कम अभी तक जो हमारा शेड्यूल यहाँ टूर्नामेंट का चल रहा है तो 1000 से ज्यादा यहाँ बच्चे हमारे अभी तक पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये अभी हमारे 3 इवेंट और बाकी हैं, जैसे एथलेटिक है हमारी अंडर 17 बॉयज गर्ल्स की और अंडर 14 के एथलेटिक मीट वो भी अभी बाकी है। तो उसके साथ हमारे लेदर बॉल के क्रिकेट के जो ट्रायल है वो भी अभी बाकी है। तो मैं आपको कहूँगा कि लगभग हमारा यहाँ पे कम से कम कोई 1300-1400 बच्चा यहाँ हमारा पूरा टोटल खेल जाएगा। और इसके साथ ये टूर्नामेंट हर साल यहाँ हमारे टूर्नामेंट होते हैं और यहाँ से जो हमारे बच्चे अच्छे खेलते हैं हम उनको आगे उधमपुर भेजते हैं और उधमपुर से अगर उनकी सिलेक्शन होती है तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए जाते हैं, स्टेट के लिए जाते हैं। और ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चा आता है खेलने तो उसमें एक खेल भावना होती है और वो
पढ़ाई के साथ साथ ये भी एक कोरिकुलम एक्टिविटी होती है हर स्कूलों में कि बच्चों को फिजिकली फिट कैसे रहना है और मेंटली फिट कैसे रहना है। तो इन टूर्नामेंट से मैं आपको बता दूं कि यही फायदा है कि बच्चे ड्रग्स से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, फोनों से दूर रहते हैं और बच्चे अपना ध्यान ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ फील्ड में रखते हैं। तो एक बच्चा अपनी जो एनर्जी है वो सही तरीके से चैनलाइज करता है पॉजिटिव तरीके में। तो उसी की तरह हम बस फिर से यही कहेंगे कि ये बच्चे अच्छे तरीके से यहाँ पार्टिसिपेशन करें और आगे खेलें और अपने नाम रोशन करें रामनगर का, अपने घर वालों को। और हम जैसे हमारे यहाँ पे हमारे साथ हमारे सीनियर है या हम जो हमारे टीचर स्कूल से यहाँ बच्चे लेके आएंगे उनका भी नाम रोशन करें। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे इस टूर्नामेंट के जो ओवरऑल इंचार्ज हैं वो हैं सुरेंद्र गुप्ता जी, केवल सर और अर्जुन सर। और हमारे जो इस टूर्नामेंट को जो पूरा ऑर्गेनाइजर जो करवा रहे हैं वो हमारे जेडबी और रामनगर पवन गुप्ता जी जो मेरे साथ खड़े हैं, इनकी देख रेख में ये सारा टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये अच्छी टूर्नामेंटें हमारे रामनगर में चलते रहें और हमारे बच्चे आगे जाके अपना नाम रोशन करें। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह धामी आज डेरा संतपुरा नगाली साहिब के ही महंत संत भाई मंजीत सिंह के नेतृत्व में पुंछ पहुंचे। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए सिख परिवारों से मुलाकात कर अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्हें 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के चेक सौंपे और एसजीपीसी की ओर से ही हर पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए सहायता दी गई। इस अवसर पर हरजिंदर सिंह धामी ने देश की सरकार से पीड़ित परिवारों को सरकारी स्तर पर पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने और ऐसे परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। और यात्रा के दौरान सरदार धामी ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ का दौरा किया और वहां पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र अपने शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇ ਚਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਏ ਤਾਂ ਘਟਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਦੁੱਖੇ ਪਰ भारत द्वारा पाकिस्तान को चारों खाने चित कर उसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर देने के लिए आप देखिए देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा अब तक पाकिस्तान को सिखाए गए सबक की जानकारी लोगों को तिरंगा यात्राओं के माध्यम से दे रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने यहाँ उधमपुर में आज तिरंगा यात्रा निकाली और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों को सलाम किया। तिरंगा यात्रा का आयोजन विधायक विक्रम रंधावा की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी भाग लिया। 2 दिनों से लगातार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कश्मीर का लाल चौक भी जो है वो तिरंगा में ही चौक बन चुका है। और एक बेहतरीन जो जज्बा जो है पूरे देश के अंदर एक नई ऊर्जा का उत्पन्न हुआ है कि हमने अपनी देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना है। देश की सरकार का उत्साह बढ़ाना है कि इस देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय फौजियों ने, भारतीय सेना ने
पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर घुटनों पे लाया है और उसको हाशिए पे लाया है, उसको उसकी औकात दिखाई है। किसी तरीके की गिद्दड़बगी से भारतीय सेना, भारतीय सरकार डरने वाली नहीं है और ये संकेत है आज भारतीय हर नागरिक सड़कों पे उतर रहा है, अपने घरों पे तिरंगा लगा रहा है कि इस तिरंगे की आन बान और शान को हमने बरकरार रखना है। जिस तरीके से हमारे फौजियों ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मारा है, देश के अंदर भी जम्मू कश्मीर में भी कोई पाकिस्तान का समर्थक अभी भी अगर कोई सोच पालता हो, उसको भी उसकी औकात जो है ऐसे ही दिखाने की जरूरत। इस तरह से हमारी सेनाओं ने बॉर्डर पे पराक्रम दिखाया है। हमारे आतंकवाद को जो स्पॉन्सर किया हुआ पाकिस्तान ने, उनके द्वारा प्रायोजित ये आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ सबक सिखाया है, उसके लिए पूरा देश कृतज्ञ है, अपने सिपाहियों का कृतज्ञ है। उसी के लिए आज पूरा उधमपुर से आपने देखा है जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। ये तिरंगा रैली हम निकालने जा रहे हैं और लोगों में उत्साह है, अपने देश के सैनिकों के प्रति कृतज्ञता है, अपने प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता है और हम वो कृतज्ञता का भाव दिखाने के लिए आज ये रैली में शामिल हो रहे हैं। और आने वाले समय में भी अगर दुश्मन कोई दुस्साहस करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना भी खड़ी है और उसके साथ हमारा हर एक जन जो आम आदमी है उनके साथ खड़ा रहेगा और पूरा मुकाबला करेगा। इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। जय भारत, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों में गर्मी और जोर पकड़ने वाली है। मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी करते हुए लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान कर दिया। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद के अनुसार अगले 3 दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि उसके बाद 2 दिन हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। कुल मिलाकर 24 मई तक लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा वो दोपहर 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक घरों से बाहर निकलने को परहेज करें। में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है लास्ट पिछले 3-4 दिनों से, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर भी और यहाँ वैली के अंदर भी। और दर्जा हरारत आलमोस्ट 30 डिग्री तक यहाँ पे टच किया है, जिसमें जो डिपार्चर है वो लगभग 4.5 डिग्री से ऊपर है। तो ये हीट वेव के कैटेगरी में आता है। और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी ऑल्दो हीट वेव का जो कैटेगरी है उसमें नहीं आया, लेकिन टेम्परेचर जो है लगभग 39-40 तक ऑलरेडी टच किया है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं लोग, खासकर ड्यूरिंग डे टाइम। और मिनिमम टेम्परेचर भी जो है थोड़ा सा अबो नॉर्मल रहने के कारण जो नाइट को भी जो है डिस्कम्फर्टनेस रहता है। तो ऐसे में अभी मौसम जो है फ़िलहाल ड्राई रहने के चांस हैं अगले 3 दिन तक। और इस बीच जो है हीट वेव आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है देखा जा सकता है, वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी। तो जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या इसी तरह जो काम करते हैं, खासकर वर्कर्स या लेबरर्स, तो ये जो है अपना खासकर दोपहर 12 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक उस बीच जो है अवॉइड करें काम करने के लिए। और डायरेक्ट एक्सपोजर खासकर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से गर्मी रहती है इस बीच, तो उस बीच जो है थोड़ा सा फ्लूइड वगैरह लें, पानी वगैरह पिएँ। और इसके साथ साथ फिर 18 खासकर शाम से जो है मौसम थोड़ा सा करवट ले रहा है, तो 18-19 के आसपास थोड़ी सी बारिशों के भी चांसेस हैं। और इस बीच जो है थोड़ा सा दर्जा हरारत एक बार फिर गिरने के चांसेस हैं। तो फिर उसके बाद एक बार फिर 20th ऑनवर्ड्स मौसम जो है फिर से खुलने के चांसेस हैं, तो गर्मियाँ जो एक बार फिर बढ़ सकती है। लेकिन अभी कमिंग डेज़ में भी मौसम जैसे अभी बिल्कुल खुला है, लेकिन बाद दोपहर जो थंडर शावर एक्टिविटी कुछ एक जगहों पे उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है। और फ़िलहाल फीवल WD खासकर 18th इवनिंग से जो है अप्रोच कर रहा है। तो कुल मिला के थोड़ा सा गर्मी रहेगा, खासकर 20 से लेकर लगभग 24 मई तक भी जो है उस बीच जो है एक बार फिर टेम्परेचर जो है राइज़ होंगे। तो बिल्कुल एहतियात करें, खासकर बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह हैं, फ्लूइड वगैरह लें। और बिल्कुल अवॉइड करें खासकर जो पीक टाइम रहता है गर्मी का 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। चलिए, न्यूज़ पल्स में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।